आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बोर्ड कक्षाओं की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। और ये टॉपिक बोर्ड क्लासों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अधिकतर इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज़ थ्योरिकल पोर्शन भी इससे अधिकतर पूछा जाता है। और यहाँ पर हमने कुछ बिंदु लिख रखे हैं और जिनके आधार पर हम इस विषय को आसानी से समझेंगे इन बिंदुओं के आधार पर, क्योंकि विद्युत जो है वो इन बिंदुओं के ऊपर आधारित है। विद्युत चैप्टर हमारा, अभी कुछ और बिंदु हैं जो इनके बाद में बात करेंगे, परंतु बेसिक जो हैं वो ये बिंदु हैं जो हमने 6 लिखे हुए हैं, और पहले इन्हीं को समझते हैं। तो पहला हमारा जो बिंदु है वो है विद्युत आवेश। आखिर आवेश है क्या, या विद्युत आवेश क्या है? तो हम लोगों ने बचपन में एक क्रिया की होगी, अपनी स्केल को हम बालों से रगड़ते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे। तो हमने देखा था कि वो स्केल जब हम बालों में रगड़ते थे और कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता था। ऐसा ही अन्य पदार्थों को आपस में रगड़ने पर होता था। और जब इसके विषय में अध्ययन किया गया, पहले तो लोग इसे चमत्कार मानते थे, परंतु जब इसके विषय में अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने बताया यह कोई चमत्कार नहीं है, परंतु इस पदार्थ का एक विशेष गुण है, और इस विशेष गुण को उन्होंने नाम दिया विद्युत। आज इसी के विषय में हम समझेंगे। तो आखिर विद्युत था क्या, और ये स्केल को बालों से रगड़ने पर या किन्हीं दो अन्य पदार्थों को आपस में रगड़ने पर यह गुण क्यों उत्पन्न हो जाता है, इसके पीछे वैज्ञानिकों ने कारण बताया। कहा पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, अगर हम रसायन की भाषा में देखें, एक तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले और दूसरा इलेक्ट्रॉन देने वाले। अगर हम किन्हीं 2 ऐसे पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और दूसरा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ऐसे 2 पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उनमें से एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। तो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पदार्थ धनावेशित हो जाएगा, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, वो परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये दोनों विद्युतीय गुण धारण कर लेंगे, क्योंकि एक निगेटिव है, ऋणात्मक आवेश का है, और दूसरा धनात्मक आवेश का है। तो जनरली है कि हमेशा जो है विपरीत प्रकार के तत्व एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो आवेश क्या है? तो सामान्य भाषा में पहले समझे, जब कोई परमाणु होता है तो पूर्ण रूप से उदासीन होता है। मान लिया कि ये परमाणु है जिसमें 4 प्रोटॉन थे और 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो प्रारंभ में प्रोटॉन के कारण इसके पास 4 प्लस चार्ज थे और इलेक्ट्रॉन के कारण 4 माइनस चार्ज थे। प्रारंभ में ये परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन था, परंतु इसने अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब इसके पास 3 माइनस के इलेक्ट्रॉन बचे और 4 प्लस के प्रोटॉन बचे। तो अब टोटल अगर आवेश देखेंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा, तो 1 प्लस का आवेश इस पर आ जाएगा। इसको हम स्थैतिक आवेश कहते हैं। यह गतिक स्थिति में नहीं होता है, किसी एक पदार्थ पर ही रुका हुआ रहता है। तो आवेश क्या है? अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में देखेंगे तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु के संपर्क में आने पर, किसी आवेशित वस्तु को किसी अन्य आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो जिसके कारण वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु के जब संपर्क में आती है तो उन वस्तुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव आपस में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। बताया था आपको भी, एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हो गई? धनावेशित हो गई। एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, धनावेशित हो गई। दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऋणावेशित हो गई। अब दोनों वस्तुओं पर आवेश आ गए हैं। वैसे तो आवेश वस्तु का में मूल रूप से उपस्थित रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के माध्यम से, परंतु जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तभी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब क्या होगा? प्लस वाली वस्तु
माइनस पर बल लगाएगी, माइनस वाली वस्तु प्लस वाले पर बल लगाएगी। तो क्या है, आवेश की वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु पर बल लगाती है या बल का अनुभव करती है, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगर आवेश को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। q चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, q से रिप्रेजेंट करेंगे। और आवेश निकालने का फार्मूला होता है q = ne। आवेश अगर किसी वस्तु पर पता करना है तो उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या है, q = ne। यहाँ पर हम बात करेंगे तो q हमारा क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे इसको भी समझ लें, ज़्यादा लिए या दिए गए, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु द्वारा लिए गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु ने किसी दूसरी वस्तु को दे दिए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का मतलब उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वस्तु के द्वारा या तो लिए गए हैं या तो दिए गए हैं। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। और ये है, इसका मान कितना होता है, फिक्स वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इस पर आते हैं। तो जो हम फार्मूला यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें उनके जो पॉइंट्स हैं उनका मतलब समझ लेना आपको आवश्यक है, क्योंकि अगर इनके बारे में जानते हैं, इन पॉइंट्स को समझते हैं हम, तो न्यूमेरिकल लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो Q क्या था, हमारा आवेश था। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से इलेक्ट्रॉन जो या तो लिए गए हैं परमाणु द्वारा या तो दिए गए हैं। और स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल हम बात करेंगे, मगर ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम केवल लेसन से रिलेटेड थ्योरिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आवेश के विषय में समझ गए, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अन्य वस्तु के संपर्क में जब आती है तो एक दूसरे पर बल का अनुभव करती है, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Q = ne, ये इसका फार्मूला है। इसको अपने माइंड में सेट रखेंगे, हर चीज़ का मतलब भी हमने समझा दिया है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा है वैद्युत धारा। तो जो वैद्युत आवेश है वस्तु का गुण है, ठीक है, आवेश क्या है, वस्तु का गुण है, मगर क्या होता है, ये स्थिति में रहता है, स्थैतिक रहता है, ट्रांसफर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, एक ही वस्तु पर स्थिर रहेगा। परंतु धारा क्या है, तो बहुत छोटी सी परिभाषा है, आसान सी, किसी भी वस्तु में आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। अब क्या निकालना है हमें, धारा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, I से, स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं धारा को। और आवेश के प्रवाह की दर निकालनी है, और दर निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसकी चीज़ की दर निकालनी है उसको हम समय से भाग कर देते हैं। तो हमें किसकी निकालनी है, आवेश प्रवाह की दर निकालनी है, तो हम इसे क्या करेंगे, समय से भाग कर देंगे। ये हमारा धारा का फार्मूला आ गया, I = Q/T। तो यहाँ पर I क्या है, धारा है, Q क्या है, वस्तु से स्थानांतरित आवेश, कितना आवेश दिया या लिया गया है, गतिमान अवस्था में है। और T क्या है, आवेश स्थानांतरण में लगा समय। बता रहे हैं आपको, जो फार्मूला हम समझ रहे हैं, फार्मूले में जितने भी उनके अवयव हैं उनका मतलब समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत आवेश जब गतिमान अवस्था में होता है तो हम उसको वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और दूसरी परिभाषा क्या होती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, I = स्मॉल q/T। I क्या है, धारा है, स्मॉल q क्या है, वस्तु से स्थानांतरित आवेश है, जो आवेश गतिमान है,
और टी क्या है, गतिमान आवेश में लगा समय। अगर बात करें धारा का मात्रक क्या होगा, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ध्यान रखेंगे, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, और एम्पियर कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब एम्पियर को हमने समझ लिया। अगर इसको परिभाषित करें, एक एम्पियर क्या है, अगर ये पूछा जाए कि एक एम्पियर क्या है, तो यहाँ ध्यान दें, अगर t बराबर 1 हो जाए और q बराबर 1 हो जाए तो I का मान क्या हो जाएगा, I बराबर q अपॉन टी होता है। q का मान 1 है और I का मान क्या 1 है, q का मान 1 कूलाम हो गया और I का मान t का मान क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया। तो इसका मान क्या आ जाएगा, I का मान 1 कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको हम लोग क्या कह देंगे, 1 एम्पियर कह देंगे। एम्पियर को हम लोग कूलाम प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो धारा क्या हो गई, एकांक आवेश को यदि प्रवाहित होने में एकांक समय लगे, एकांक कूलाम आवेश को यदि प्रवाहित होने में एकांक समय लगे तो ऐसी स्थिति में वस्तु में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है। यदि एकांक आवेश, आवेश का मतलब आवेश 1 कूलाम हो और उसको प्रवाहित होने में समय कितना लगे, 1 सेकेंड। यदि एकांक आवेश को प्रवाहित होने में एकांक समय लग रहा है तो उस वस्तु में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ क्या होता है, तो इसको समझने के लिए, तो वैद्युत परिपथ वह माध्यम है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। अगर हम किसी वस्तु के बीच किसी माध्यम से हम धारा का प्रवाह करें, मान लिया ये 2 टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहाँ से अगर हम धारा प्रवाहित करें तो जिस माध्यम से धारा प्रवाहित होगी वो क्या बोला जाएगा, वैद्युत परिपथ बोला जाएगा। तो वैद्युत परिपथ हम इसको भी यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं, वैद्युत परिपथ को बिल्कुल लास्ट में समझेंगे, तब तक हम सारे पॉइंट समझ चुके होंगे। एक चीज़ अभी हम लोग समझना, ध्यान में देना है, जो आवेश है हमारे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक तो पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी मगर अलग से लिखा नहीं था। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव आवेश कब आता है वस्तु पर, जब इलेक्ट्रॉन दान किए जाएं। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान कर रही है, किसी दूसरी वस्तु को दे देती है, तो जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। और अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन लिए जाए, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है, ग्रहण कर रही है, उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ध्यान रखेंगे। परंतु धारा में ऐसा नहीं होता, धारा धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होती है। धारा जो है एक सदिश रूप में है, तो वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर प्रवाहित होती है। और एक दूसरा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जो धारा है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होती है, हाई वोल्टेज से हमेशा लो वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होती है। अब बात आ गई वोल्टेज की, आखिर वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पर हम समझेंगे वैद्युत विभव। जो अगली हेडिंग है वो वैद्युत विभव या विभवांतर, इसी को हमने भी वोल्टेज के माध्यम में देखा था। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विभवांतर इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले समझते हैं वैद्युत विभव हमारा क्या है। तो हमने देखा होगा अगर कोई आवेश है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है या आवेश है, या इसको क्यू लिख देते हैं, क्यू, ये कोई आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं अनंत पर है। अब एक और चीज़ आ गई, वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो कि कोई आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का, एक और चीज़ रह गई थी हमारी, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं तीसरे नंबर पर, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर कोई आवेश है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाएं, किसी दूसरे आवेश को लाएं
तो वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करे। तो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर अपने ऊपर वह आवेश बल का अनुभव करे। और यह बल कैसा भी हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो कैसा भी हो सकता है बल, मगर अगर किसी दूसरे आवेश को हम यहाँ लाएंगे तो यह करेगा, अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। और इस फील्ड को ही, जिसके अंदर दूसरा आवेश बल का अनुभव कर रहा है, क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो परिभाषा के रूप में कहेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल ई का फॉर्मूला होता है कैपिटल एफ अपॉन क्यू जीरो। ध्यान रखेंगे। तो कैपिटल ई बराबर, मतलब किसी भी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बाहर से लाए गए आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे। ई का फॉर्मूला क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है? आवेश पर लगने वाला बल। और क्यू क्या है? आवेश की मात्रा। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ध्यान रखेंगे, बता रहे हैं हर बार कि जब हम फार्मूला समझेंगे तो फार्मूले के साथ साथ उसका मीनिंग भी समझेंगे कि अवयव का क्या अर्थ है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। परिभाषा के रूप में कहें तो किसी भी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अन्य आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात के बराबर होती है। और इसका मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम। ध्यान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र समझा। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। अब हम बात करेंगे वैद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में। वैद्युत विभव को समझने के लिए वैद्युत क्षेत्र समझना आवश्यक था, इसीलिए हमने उसको पहले समझा दिया। अब बात करेंगे, मान लिया ये कोई आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत दूरी पर कहीं स्थित था। ये आवेश एक है जो किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं अनंत पर स्थित था। हम क्या करते हैं? इस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक किसी बिंदु तक लाते हैं और इस आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में हमें कुछ कार्य W करना पड़ेगा। इसको अनंत से यहाँ तक लाने में हमें कुछ कार्य W करना पड़ेगा और इस कार्य W और आवेश के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे? विभव बोलेंगे। परिभाषा के रूप में समझेंगे, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस आवेश के मान के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। किसी भी विभव, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा? आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य W और उस आवेश के मान के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। V क्या है? विभव की मात्रा। W क्या है? आवेश को क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। इसको अनंत से क्षेत्र के भीतर लाए हैं तो उसमें किया गया कार्य। और Q0 क्या है? आवेश की मात्रा। ध्यान रखेंगे। तो वैद्युत विभव क्या है? किसी आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W और उस आवेश के मान के अनुपात को हम वैद्युत विभव V कहते हैं। V बराबर W/Q0। अगर मात्रक की बात करें, W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ध्यान रखेंगे। तो विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं विभवांतर की। आखिर विभवांतर क्या है? तो इस अगर वर्ड को हम संधि विच्छेद करें तो विभव प्लस अंतर, मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, जो डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको समझना चाहें तो पहले जो परिभाषा हमने विभव की समझी थी, उसी के आधार पर हम इसको समझेंगे। मान लिया ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये कोई बिंदु A है और यह कोई बिंदु B है। एक आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो उसमें हमें कार्य कितना करना पड़ता है? डेल्टा W। और इस आवेश का मान कितना है? Q0। तो परिभाषा क्या है विभवांतर की? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन Q0। अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और इस कार्य और आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत विभवांतर। मात्रक वही रहेगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या इसको वोल्ट भी कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से आवेश को उसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, और इसे डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत विभव और विभवांतर हमने समझ लिया। या विभवांतर को ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे। जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही पूछा जाता है, और वो है ओम का नियम या प्रतिरोध क्या है, इसकी परिभाषा बताएं। ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम ने बताया था कि अगर कोई चालक तार है जिसकी हम भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आयतन इत्यादि में परिवर्तन ना करें, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, मोटाई, आयतन, ताप इत्यादि में हम परिवर्तन ना करें, और एक और चीज़ पदार्थ, अगर तार जो है जिस पदार्थ का बना है उस पदार्थ में कोई परिवर्तन ना करें, तो तार में बहने वाली धारा I और उस तार के सिरों पर लगाया गया विभव ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ध्यान रहेगा। तो ओम के नियम के हिसाब से तो 1827 में इन्होंने इस नियम को दिया था और बताया था, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, पदार्थ इत्यादि में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उस तार से प्रवाहित होने वाली धारा और उस तार के सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज विभव, इन दोनों का ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और हम जानते हैं जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तब एक कांस्टेंट लगाते हैं, और ये कांस्टेंट यहाँ पर क्या लगाया गया? R। तो V बराबर क्या हो गया? RI। यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाता है? V/I। ये R क्या है? एक नियतांक है, और इसको ही हम उस तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर ये ओम का नियम हो गया, और ये तार का
प्रतिरोध हो गया। ओम के नियम में बताया कि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसको हल करने पर हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा R, और इस R को हम लोग क्या कहेंगे, उस तार का प्रतिरोध कहेंगे। अगर हम प्रतिरोध की परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच लगे वोल्टेज और प्रवाहित धारा का अनुपात उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, चालक तार का प्रतिरोध कहलाएगा। अगर प्रतिरोध का मात्रक देखें तो V का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। चूंकि प्रतिरोध की खोज जो थी जॉर्ज साइमन ओम ने की थी तो इसको हम शॉर्ट में ओम भी कहते हैं इस मात्रक को, और इसको इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध R मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको ओम, या ये साइन जो है डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम का नियम और प्रतिरोध हम लोगों ने समझ लिया। प्रतिरोध एक तो स्टैटिक होता है, स्थिर रहता है, एक और प्रतिरोध होता है जो हम अधिकतर लैब में यूज़ करते हैं या किसी भी वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो अगर चालक तार का प्रतिरोध कहें तो वो फिक्स होता है एक पॉइंट पर। अगर हम अवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उस चालक तार का प्रतिरोध जो होगा वो फिक्स रहेगा, परंतु जब हम किसी प्रयोग को कर रहे होते हैं तो वहाँ प्रतिरोध को बदल बदल कर प्रयोग करना पड़ता है। इसके कारण एक और प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रतिरोध के मान को बदल सकता है, घटा या बढ़ा सकता है। ऐसे प्रतिरोध को हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, और इसको धारा नियंत्रक के रूप में भी जानते हैं, धारा नियंत्रक। क्योंकि यहाँ देखेंगे अगर हम किसी में धारा बढ़ाना चाहते हैं, धारा का I का मान बढ़ाना चाहते हैं तो I बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, V/R। अगर हम प्रतिरोध का मान घटा देंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसीलिए परिवर्ती प्रतिरोध में प्रतिरोध को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जिसके कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा भी घटती या बढ़ जाती है। इसी कारण इसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं। तार के प्रतिरोध की निर्भरता, ये पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है कि तार में भी हम लोगों ने बात की कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, और भौतिक अवस्थाओं में आपको बताया कौन कौन सी अवस्थाएं थी, एक तो लंबाई, मोटाई और पदार्थ, ताप, ये 3 चीज़ें थी जो हमने बात की थी। तो अगर तार के प्रतिरोध की निर्भरता, आखिर तार का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जो तार का प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उस तार का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। जबकि दूसरी स्थिति में अगर तार का प्रतिरोध देखें तो तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अर्थात तार को अगर 20 से काटे तो तार की जो ये सतह आएगी इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R∝1/A। ध्यान रखेंगे, जो तार का प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अर्थात तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। जबकि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों नियमों को एक में मिला दें तो R∝ क्या आ जाएगा, L/1/A, या R∝L/A। ध्यान रहेगा, प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो R बराबर लगा देंगे, प्रोपोर्शनल के जगह पर हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज कर देंगे, इस कांस्टेंट को रो कहते हैं। तो R क्या आ जाएगा, ρL/A। ये तार के प्रतिरोध की निर्भरता का सूत्र है, R बराबर ρL/A, जहाँ पर रो ये क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तार की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ये तार के पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है।
तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये क्या है, तार के प्रतिरोध की निर्भरता का सूत्र है, जिसमें पर स्पष्ट है कि तार का जो प्रतिरोध होगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अर्थात जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, जबकि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितना मोटा तार होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो यहाँ से हमने फार्मूला डिराइव किया, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो क्या है, तार की प्रतिरोधकता, L लंबाई है और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर यहां से रो की वैल्यू निकालें तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल, सॉरी रो बराबर आर ए अपॉन एल। ये प्रतिरोधकता का सूत्र हमारा आ गया। ये सूत्र किसका है, प्रतिरोधकता का। अगर A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, A का मान कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, और स्मॉल l का मान क्या हो जाए 1 मीटर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में रो बराबर स्मॉल r और l और a का मान डालेंगे तो वो तो 1 हो जाएंगे, तो रो बराबर किसके आ जाएगा r। और यहाँ से प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या आती है, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। अगर कोई ऐसा तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वह उस तार की प्रतिरोधकता ही कहलाएगा। इस चीज को समझ गए हैं। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर। कैसे, तो आर का मात्रक क्या है, ओम है, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर है, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। तो मीटर और यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इंटू मीटर। और सीजीएस पद्धति में तो ओम, तो उसको इतना ही रहने दो, आगे इस चीज़ को हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो डीपली डिस्कस करेंगे। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हमारा क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ध्यान रखेंगे। चलिए अभी आगे टॉपिक पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, अर्थात जब बहुत सारे प्रतिरोधों को आपस में जोड़कर एक नया प्रतिरोध बनाया जाए तो इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। इनको समझने से पहले कुछ हम बिंदु समझ लेते हैं। अभी हमने बात की थी विभव, तो विभव को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव नापा जा सकता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, लगाते हैं। जैसे मान लिया यह कोई परिपथ है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है और हमें इस बल्ब के इन दोनों सिरों के बीच में क्या नापना है, वोल्टेज नापना है। तो वोल्ट मीटर लगाना है, इसको हम इस परिपथ में इस चित्र से प्रदर्शित करते हैं। तो बल्ब के अगर सिरों के बीच हमको वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज नापने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों सिरों के बीच समांतर क्रम में यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। इसको हम समांतर क्रम, बल्ब और वोल्ट मीटर एक दूसरे के समांतर हैं, तो ध्यान रखेंगे वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर को सदैव हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। और समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में सदैव वोल्टेज समान रहता है। समांतर क्रम जितना, अगर कोई परिपथ है उसमें बहुत सारी समांतर लाइनें, ये एक तार आया और इस तार को कई लाइनों में हमने तोड़ दिया, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इन लाइनों का, ये हमेशा, अगर यहाँ पर V वोल्टेज हम दे रहे थे तो इस लाइन में भी V वोल्टेज होगा, यहाँ भी V वोल्टेज होगा, इन सभी लाइनों में वोल्टेज का जो मान होगा V होगा, ध्यान रखेंगे। तो वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं क्योंकि सदैव जो वोल्टेज है वो समांतर क्रम में समान रहता है। अगर समांतर क्रम है तो उसमें वोल्टेज कैसा रहेगा, समान। दूसरी चीज, विद्युत धारा को नापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं और इस यंत्र को हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। और अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में
धारा सदैव समान रहती है। श्रेणी क्रम मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं तार के और हमने उनको आपस में एक दूसरे के साथ में लाइन से जोड़ दिया, तो ऐसे क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम में कहेंगे। और अगर यहाँ से हमने शुरुआत में धारा I प्रवाहित की तो इस वाले तार में भी I धारा होगी, यहाँ भी I धारा होगी, यहाँ भी I धारा होगी, परंतु समांतर क्रम में बताया था हमने वोल्टेज समान रहता है। अगर यहाँ से हमने V वोल्टेज दिया है तो इन तीनों तारों में वोल्टेज कितना होगा? V होगा। परंतु श्रेणी क्रम में क्या समान रहेगा? धारा। अगर यहाँ से हमने I धारा प्रवेश कराई है तो पूरी लाइन में कहीं पर भी देखेंगे तो धारा का मान सदैव I रहेगा। और इसीलिए मान लिया इस परिपथ में कहीं पर हमें इन दो सिरों के बीच धारा नापनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक अमीटर का चित्र वोल्ट मीटर की तरह होता है और यहाँ पर A लिख दिया जाता है, वहाँ V लिखा होता है। और इसको कैसे क्रम में जोड़ दिया? हमने इन्हीं लाइन के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अभी बात करेंगे इस पर विस्तृत में कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है। अभी बेसिक टाइप में समझ लेंगे। एक सीधी लाइन में अगर किसी चीज़ को जोड़ना है तो श्रेणी क्रम, और एक समांतर रूप में जोड़ना है एक के ऊपर एक करके तो वो हमारा समांतर क्रम हो जाएगा। तो अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में लगेगा और इसको नापने के लिए भी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है क्योंकि श्रेणी क्रम में सदैव धारा समान रहती है। और वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है क्योंकि समांतर क्रम में सदैव वोल्टेज समान रहता है। एक और चीज़ होती है जिसके सहायता से हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा प्रवाहित करने के लिए हम सेल या बैटरी का प्रयोग करते हैं। सेल क्या होता है? सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का प्रयोग करते हैं। ये एक सेल को दिखाता है, इस छोटे वाले को माइनस प्लेट और बड़े वाले को प्लस प्लेट कहते हैं। और अगर बैटरी की बात की जाए तो छोटे छोटे सेलों को जोड़कर हम बैटरी तैयार करते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए या तो सेल का प्रयोग करेंगे या बैटरी का प्रयोग करेंगे, और सेल और बैटरी को इन चिन्हों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और माध्यम होता है धारा प्रवाहित करने का जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ये हमारे दिष्ट धारा स्रोत हैं, DC सोर्स हैं, और जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है उसको हम इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये कैसा करंट है? AC करंट है जो हमारे घरों में बिजली के माध्यम से आता है, जो लाइन आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? AC करंट सोर्स कहते हैं। तो किसी परिपथ में अगर हमें धारा प्रवाहित करनी है तो इन सोर्स का प्रयोग करते हैं। ये बैटरी एक सिंगल सेल से दिखाई जाएगी, सेल को एक छोटे से दिखाया जाएगा और बहुत सारे सेल को जोड़ देंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? बैटरी। और AC करंट सोर्स को इस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। ये चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, अर्थात अगर हम बहुत सारे प्रतिरोधों को आपस में जोड़ें तो नए प्रतिरोध का मान क्या होगा और इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रतिरोधों को हम सामान्यतः 3 क्रम में जोड़ते हैं और उसमें मुख्य 2 क्रम हैं। एक तो समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम और तीसरा मिश्रित क्रम। यहाँ पर हम मुख्यतः 2 क्रमों को समझेंगे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। मान लिया हमको अलग अलग प्रतिरोध वाले R1, R2, R3, R4 डैश डैश ऐसे अलग अलग प्रतिरोध वाले बहुत सारे प्रतिरोध दिए गए हैं और इन प्रतिरोधों को हमको एक साथ जोड़ना है और जोड़कर नए प्रतिरोध का मान कितना होगा यह निकालना है। तो इन प्रतिरोधों को हम मुख्यतः 3 क्रम, समांतर, श्रेणी और मिश्रित क्रम से जोड़ सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे, अगर हम इन प्रतिरोधों को यहाँ बहुत सारे न लेकर हम केवल 3 ले लेते हैं। हमने क्या किया? समांतर क्रम में जोड़ा। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय क्या करते हैं? ये मान लिया ये प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करने का साइन है, ऐसे प्रतिरोधों को प्रदर्शित किया जाता है। और अगर परिवर्ती प्रतिरोध हैं तो ये साइन होगा और बीच में एक एरो होगा, इससे परिवर्ती प्रतिरोध को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। पहले प्रतिरोध का मान R1 है, दूसरे का R2 है और तीसरे का R3 है। ये इनका पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है।
ध्यान रखेंगे। तो जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो इनके पहले सिरे को किसी एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं एक साथ में। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ेंगे और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे और इन दोनों सिरों के बीच किसी बैटरी, सेल आदि के माध्यम से धारा प्रवाहित करेंगे। ध्यान रखेंगे। मान लिया इस बैटरी के माध्यम से यहाँ पर धारा I प्रवाहित हो रही है। क्योंकि ये कैसा क्रम है, समांतर क्रम है, तो इसमें धारा अलग अलग हो जाएगी। पहले सिरे में धारा I1 गई, दूसरे सिरे में धारा I2 गई और तीसरे सिरे में धारा I3 गई है। ठीक है। और यहाँ से बैटरी में वोल्टेज V था तो यहाँ भी V वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी V वोल्टेज होगा और यहाँ पर भी कैपिटल V वोल्टेज होगा। ध्यान रखेंगे। तो हमें यहाँ निकालना है कि इन तीनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ा है। ध्यान रखेंगे, यहाँ तीनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ा है तो इन तीनों को मिलाकर जो नया प्रतिरोध होगा उसका मान कितना होगा। इसके लिए यहाँ ध्यान देते हैं, हमने पहले सिरे में धारा कितनी प्रवेश की है, I, और ये कितने टुकड़ों में टूट गई, I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 टुकड़ों में टूट गई है। I धारा हमने यहाँ से प्रवेश कराई थी और ये 3 टुकड़ों में I1, I2 और I3 में टूटी है। तो इन तीनों का योग इस I के बराबर होगा और इस नियम को हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। 12th क्लास में है किरचॉफ का नियम। तो क्या होता है कि I जो है ये 3 टुकड़ों में टूटी है तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब हमें करना क्या है, प्रत्येक परिपथ से 3 परिपथ, मान लिया यहाँ पर ये 3 टुकड़े हो गए परिपथ के, इन तीनों टुकड़ों से I1, I2 और I3 के मान निकालने हैं। वोल्टेज कितना है, V है, और प्रतिरोध का मान कितना है, R1 है। तो I1 का मान निकालेंगे तो I बराबर होता क्या है, V अपॉन R। मान लिया इस पूरे का जो प्रतिरोध है, इस तीनों को मिलाकर एक नया प्रतिरोध बना, वो कितना बना, R। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल V अपॉन R। I1 का मान तो यहाँ V है बटे R1, I2 का मान V अपॉन R2 और I3 का मान V अपॉन R3। ध्यान रहेगा, V इन तीनों के पास है, कॉमन ले लेंगे। V अपॉन R इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अर्थात यदि हमने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो उसमें उनका तुल्य प्रतिरोध, मतलब जो फाइनल वैल्यू होगी इन तीनों को मिलाकर, वह इन सभी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगी। ये फार्मूला आता है और इन तीनों क्रमों पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अधिकतर जो बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल आता है वो समांतर, श्रेणी और मिश्रित क्रम के आधार पर आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर ये 3 है, आगे होगा तो 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R5, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अधिकतर इन फार्मूलोस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहेगा और फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड डैश 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 एंड सो ऑन। हम बात करेंगे श्रेणी क्रम के विषय में। श्रेणी क्रम में आपको बताया था कि मान लिया ये कोई 3 प्रतिरोध हैं, ये इसका पहला सिरा है, दूसरा, इसका पहला सिरा, दूसरा, इसका भी पहला सिरा और दूसरा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते समय क्या करते हैं, एक लाइन से जोड़ते हैं। एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाता है। वही हाल आगे भी होगा, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार इनको लगातार लाइन से जोड़ते चले जाएंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, एक प्रकार का श्रेणी क्रम प्राप्त होगा। अब इसमें क्या करेंगे, बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित करेंगे और फिर इसके तुल्य प्रतिरोध का, मतलब इसमें तीनों को जोड़ने पर जो प्रतिरोध हमें अनुभव होगा वो कितना होगा, इसका मान क्या है R1, इसका R2
और इसका R3, तो इनके तुल्य प्रतिरोध का हमको अध्ययन करना है। बैटरी से मान लिए यहाँ पर धारा प्रवाहित कितनी हो रही थी, I, तो कि समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम है, तो यहाँ भी धारा I होगी, यहाँ भी धारा I होगी और यहाँ पर भी धारा का मान I होगा। ये तो हम लोगों ने बताया था आपको। मान लिया बैटरी से यहाँ वोल्टेज V लगाया गया, तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज हर जगह अलग अलग होगा। तो यहाँ पर मान लिया प्रतिरोध वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है और यहाँ वोल्टेज V3 है। यहाँ पर वोल्टेज कितना लगाया हमने, V, और ये कितने टुकड़ों में बट गया, V1, V2 और V3। चूँकि श्रेणी क्रम है तो तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा और प्रतिरोध का मान क्या है, R1, R2 और R3। तो यहाँ ध्यान देने बात ये है, तो यहाँ पर हमने V वोल्टेज लगाया है और कितने टुकड़ों में बट गया, V1, V2 और V3 में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V जो होगा इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। अब ध्यान देंगे धारा यहाँ आई है, तो अगर पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम R मान लें, तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, IR। V1 की जगह धारा I है, प्रतिरोध कितना है, R1, तो IR1 हो जाएगा। इसी प्रकार V2 का मान IR2 हो जाएगा और V3 का मान IR3। I सभी में कॉमन है तो IR ये रहेगा, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल तो R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात अगर हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा है तो उनका तुल्य प्रतिरोध उन सभी के साधारण योग के बराबर होगा। और एक और चीज़ क्लियर हो रही है, पहले जो हमें प्रतिरोध मिल रहा था 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहाँ से मतलब एक और स्पष्ट होता है, अगर हमको बड़े बड़े प्रतिरोध दिए गए हैं, उन बड़े प्रतिरोधों को जोड़कर छोटा प्रतिरोध बनाना है, छोटे मान का प्रतिरोध बनाना है, तो हम कौन सा क्रम यूज करेंगे, समांतर क्रम। और छोटे छोटे प्रतिरोध हमको दिए गए हैं, उनको जोड़कर बड़े मान का प्रतिरोध बनाना है, तो हम कौन सा क्रम यूज करेंगे, श्रेणी क्रम। अब बात करते हैं मिश्रित क्रम की। तो मान लिया ये 3 प्रतिरोध हैं, तो शुरुआत में ये 3 तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए और बाकी 3 और थे, इन्हीं के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिए गए। तो मिश्रित क्रम में क्या होता है, समांतर श्रेणी क्रम दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। इसका मान R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, R4, R5 और R6। हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो इसके लिए अलग से निगमन नहीं है, हम इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके मिश्रित क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो पहले मिश्रित क्रम हल करने के लिए क्या करेंगे, R4, R5 और R6 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध आया 1/R' बराबर 1/R4, 1/R5 प्लस 1/R6। इन तीनों का हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, वो कितना है, R'। इसका मान हमने निकाल लिया। तो ये तीनों 3 न लगकर अब हमको कैसे प्रतीत होंगे, एक प्रतिरोध की तरह, और वो एक प्रतिरोध का मान कितना होगा, R'। अब ये चारों कैसे क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। इनको हमने तुल्य करके एक प्रतिरोध बना लिया है। तो ये चारों कैसे होगा हमारे श्रेणी क्रम में, तो अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर R1, R2 प्लस R3 और प्लस R'। ध्यान रहेगा। तो मिश्रित क्रम के लिए हमें कोई स्पेशल फार्मूला नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर हमको सीधे सीधे इन दोनों क्रमों की सहायता से ही उसको हल करना होगा। अगले क्रम में हम बात करेंगे वैद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव के बारे में। तो ये प्रभाव हमने दैनिक जीवन में देखा है, वैद्युत हीटर यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, प्रेस यूज़ करते हैं, इस्त्री यूज़ करते हैं। तो इन सभी जो ये सभी यंत्र हैं, ये वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के गुण पर आधारित हैं, अर्थात विद्युत धारा को हम ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। तो आखिर वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो परिभाषा के रूप में जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाए तो हम इसको वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और इन पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं, विद्युत इस्त्री जिसको प्रेस कहते हैं, बल्ब ये भी है, वैद्युत हीटर है, वैद्युत ऊष्मक जिसको कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्यूज। ऐसे कई यंत्र हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। आखिर विद्युत धारा में ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है, इसको हम छोटे से
माध्यम से समझेंगे। मान लिए यह कोई तार है और इस तार में ये छोटे छोटे परमाणु हर जगह विद्यमान रहते हैं। जब इस तार के सिरों पर हम वोल्टेज लगाते हैं तो तार में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, जिसके कारण तार के अंदर से आवेश होकर प्रवाहित होता है। गति करते इलेक्ट्रॉन के अंदर गतिज ऊर्जा 12 mv² होती है। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो गति के दौरान इन परमाणुओं से टकराते हैं, और जब इन परमाणुओं से टकराते हैं तो ये अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग वातावरण में उत्सर्जित कर देते हैं। और यह उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है, इसके कारण क्या होता है, इस तार के परमाणुओं के बीच में जब ऊर्जा अधिक होती है तो ऊर्जा वो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में परिवर्तित होने लगती है, और जिसके कारण यह तार गर्म होकर चमकने लगता है। और इस घटना को ही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या होता है, जब हम किसी तार के सिरों के बीच वोल्टेज लगाते हैं तो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तार के भीतर गति करते हैं, और गति के दौरान यह तार के परमाणुओं से टकराकर अपने अंदर संचित ऊर्जा को उत्सर्जित कर देते हैं। जब तार में लगातार इलेक्ट्रॉन टकराकर अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो तार का ताप बढ़ने लगता है, और जब तार का ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यह लाल रंग में गर्म होकर चमकने लगता है, और जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसको वातावरण में उत्सर्जित करने लगता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और इस ऊष्मा के कारण ही वैद्युत जो शक्ति है उसका क्षय होता है, अर्थात वैद्युत जो है वो खर्च होती है। तो यहाँ दूसरा पढ़ेंगे, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य। तो वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है, किसी भी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर, ऊर्जा W या इसको U से प्रदर्शित करते हैं, और ऊर्जा व्यय होने की दर के लिए हम इसको क्या करेंगे, समय से भाग कर देंगे। शक्ति की बात करते हैं, सामर्थ्य इसको हम पावर कहते हैं, पावर के लिए इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम क्या कहते हैं, उस परिपथ की शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। और इसको जनरली फार्मूला जो दिखाते हैं, P = W/T। W क्या है, परिपथ में व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य, परिपथ में व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य। और T क्या है, समय, लगा समय, इस ऊर्जा को व्यय करने में जो समय लगा उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल t। और P क्या है, शक्ति। तो शक्ति का फार्मूला क्या हो जाएगा, P = W/T। किसी परिपथ में ऊर्जा को व्यय करने की दर को हम क्या कहते हैं, उस परिपथ की शक्ति कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाता है, Pw। W का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, इसको वाट कहते हैं। इसके अन्य मात्रक है P = W/T, जूल प्रति सेकेंड, और इसको शॉर्ट में या एक सिंगल वर्ड में कहेंगे वाट कहते हैं। इसके अन्य मात्रक हैं जैसे किलोवाट kW, मेगावाट MW और हॉर्स पावर HP। तो ये चीज़ एग्जाम्पल में पूछी, बहुत सारी सिंगल क्वेश्चन में पूछी जाती है। एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है, तो एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। किलोवाट 10⁻3 वाट के बराबर होता है। और एक अश्वशक्ति, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एक नंबर में, तो हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो वैद्युत शक्ति समझ गए, किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। यहाँ पर W जो है, W का मान हमने V = W/Q से निकाला। तो W बराबर क्या आ जाएगा, V × Q। अगर V × Q डाल देंगे तो P का फार्मूला क्या आ जाएगा, V × Q/T। ये भी एक फार्मूला हो गया P का। Q बराबर हमने बताया था, Q बराबर एक होता है NE और एक होता है I × T। I × T वाला कहाँ से आया, I = Q/T होता है। तो यहाँ से Q का मान निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, I × T।
तो अगर Q का मान I इंटू टी डाल दें तो P बराबर क्या आ जाएगा, VIT, और अपॉन में स्मॉल टी है, टी कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, VI। ध्यान रहेगा I बराबर क्या होता है ओम के नियम से V अपॉन R। अगर यहाँ डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, V इंटू V अपॉन R। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R। ये भी P का एक फार्मूला हो गया, VI V स्क्वायर अपॉन R और V इंटू Q अपॉन टी या VI, ये भी फार्मूले हो गए। अगर V की जगह पर हम लोग IR डालते हैं, V बराबर IR निकालते हैं ओम के नियम से, अगर इसको डाल दे तो एक और फार्मूला इसका आ जाएगा, I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपॉन इस एक R से R कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R। ये भी शक्ति का फार्मूला है। तो ये कई फार्मूले हैं। तो W अपॉन टी हमने निकाला, एक V इंटू Q अपॉन टी निकाला, एक P बराबर VI निकाला, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R निकाला, और एक I स्क्वायर इंटू R। ये विभिन्न फार्मूले हैं। न्यूमेरिकल में जैसा हमको वैल्यू दी रहेगी उसी हिसाब से इनमें से किसी भी फार्मूले का वहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको यहाँ हमारे लिए समझना जरूरी है। अगर हम बात करें कि उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, उत्पन्न ऊष्मा H, तो ऊष्मा के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4.2 से जो W है उसको 4.2 से भाग कर देते हैं। ये कैलोरी का नियम था कि जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम H का मान निकालें कि किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं इतने समय के लिए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो एक फार्मूला हो जाएगा V इंटू Q अपॉन 4.2। W बराबर V इंटू Q होता है। अगर Q का मान डाल देंगे तो VIT अपॉन 4.2। ये सारे मान कैलोरी में आएंगे, ध्यान रखना। और अगर डाल दे फार्मूला V बराबर IR का, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी अपॉन 4.2। ठीक रहेगा, ध्यान रहेगा। अगर R का मान डाल दें V अपॉन I, अगर R का मान V अपॉन I डाल दें, सॉरी I का मान डाल दें V अपॉन R यहाँ पर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R इंटू टी अपॉन 4.2। एक R से R कैंसल, तो ये फार्मूला आ जाएगा V स्क्वायर इंटू टी अपॉन स्मॉल r और 4.2। ये उत्पन्न ऊष्मा के विभिन्न फार्मूले हैं। ये सभी फार्मूले ऊष्मा के हैं, जो परिपथ में अगर किसी धारा को प्रवाहित करें तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इन फार्मूलों को ध्यान रखना है, क्योंकि अगले वीडियो में इन्हीं पर आधारित मैक्सिमम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। एक और फार्मूले की बात करेंगे जो व्यय ऊर्जा का फार्मूला है। व्यय ऊर्जा, अगर हम घर में परिपथ यूज़ करते हैं तो मीटर में देखते हैं विल कितने यूनिट हो चुका है, इतने यूनिट हुआ है, आखिर वो यूनिट क्या है। तो उस यूनिट को हम निकालते हैं व्यय ऊर्जा के फार्मूले से, और व्यय ऊर्जा का फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ये व्यय ऊर्जा का फार्मूला है। और अगर हमने किसी परिपथ में जो शक्ति क्षय है वो वाट में हमको दिया है, वो परिपथ कितने घंटे चलता है, कितने दिनों तक चला, और बटे 1000 अगर इससे भाग कर देंगे तो परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा का मान किलो वाट घंटा या कह सकते हैं यूनिट में मिल जाएगा। अगर किसी हमें परिपथ में कितने यूनिट बिजली खर्च हो रही है वो निकालना है, कितने समय में कितने बिजली खर्च हो रही है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें परिपथ में शक्ति क्षय पता है, कितनी शक्ति है परिपथ की वाट में पता है हमको, कितने घंटे परिपथ चलता है, कितने दिनों तक चला, और उसको हम 1000 से भाग कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो वैद्युत व्यय ऊर्जा का मान हमें किस में मिलेगा, यूनिट में मिलेगा। और इस यूनिट को हम लोग 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा परिपथ जिसकी शक्ति 1 किलोवाट हो, वह 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करेगा उसको हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। और इसका मान 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है।
तो आज के वीडियो में बस हमने इतना ही समझा, कई फार्मूले समझे हैं, कई परिभाषाओं को समझा है। अपेक्षा है आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर किसी भी समस्या से संबंधित किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखें, इन जो फार्मूलों को हमने यहाँ पर समझाया है इसको कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।